अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ पहले हिस्से में यूक्रेन जंग और दूसरे में पाकिस्तान की सूरत हाल में बातचीत होगी। जंग शुरू होने से पहले 12 दफ़ा यूक्रेन के सदर को, उसकी क़यादत को रूस ने ये समझाया कि ये जो नेटो का शौक है ये आप इसमें ना पड़े। मगर क्या वजह थी कि उस वक्त जो यूक्रेन के सदर थे उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। एक आम आदमी अगर किसी के साथ भी झगड़ा होता है तो उसको पता होता है कि जो मेरे मुकाबले में है वो कितना ताकतवर है और मेरे में क्या ताकत है। ये तो मुल्कों की गेम है। हर मुल्क को पता है कि हमारे पास कितनी फ़ौज है, कितने टैंक है, कितने प्लेन है। उसको ये भी पता होता है कि मेरे हमसाय मुल्क के पास कितने हैं, और उसको ये भी इल्म होता है कि जो हमारा हमसाया है वो हमसे ताकतवर है या कमज़ोर है। क्यों ये जंग जो शुरू की गई, उसको क्या अपनी आवाम की फ़िक्र नहीं थी? इसको ये फ़िक्र नहीं थी कि जो लोग भी अब मर रहे हैं और जिनके साथ ये हो रहा है कि वो घर बार छोड़ के वहाँ से दूसरे मुमालिक में जा रहे, ये चीज़ें क्यों नहीं इसने सोची? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क़यादत जो होती है, अगर वो चाहे तो ऐसे मुआहदे करती है, और ये क़यादत ही होती है जिनकी गलतियाँ पूरी कौम को फिर भुगतनी पड़ती है, जिस तरह आज यूक्रेन की कौम को भुगतनी पड़ रही है। क़यादत अगर गलत फैसले करती है, क़यादत अगर किसी की बातों में आके ऐसे काम करती है अपने सर पे, तो वो नहीं ये कर सकते। तो वहाँ पे क्या वजह हुई कि आज यूक्रेन जो तमाम शहर आप देखते हैं वहाँ पे खंडरात बन चुके हैं। वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, कोई चीज़ नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे की ताकत का इल्म है। सबको इल्म है कि पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, हिंदुस्तान के पास कितने हैं, अमेरिका के पास कितने हैं, रूस के पास कितने, चाइना के पास कितने, इंग्लैंड के पास कितने, फ्रांस के पास कितने। ये सब चीज़ें एक दूसरे मुआलिक को ये बताते हैं। उसमें हो सकता है कोई चीज़ें छुपाते भी हों, मगर जो आलमी कवानीन है उसके मुताबिक इन्हें बताना पड़ता है। क्या यूक्रेन को ये इल्म नहीं था कि रूस एक बड़ी ताकत है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूँगा? क्यों ये फैसला किया गया? ये सोचने वाली बात है। और आज देखें कि जो रात को रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 40 लाख लोग ये घर बार छोड़ के वहाँ से दूसरे मालिक में जा चुके हैं। और वो इतने परेशान हैं, जो वहाँ पे लोग रह गए हैं वो किस तकलीफ से गुजरे। क्या ज़रूरत थी पूरा मुल्क दाव पे लगाने की? वजह आपको भी पता है कि जब आप दूसरों पे भरोसा करेंगे, इत्मीनान करेंगे, अपने अंदर इतनी ताकत नहीं होगी तो फिर यही हालात होंगे। और आज देख लें, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। दिन ब दिन रूस जो है वो ऐसे मिसाइल भी फेंक रहा है जिसका कभी यूक्रेन वालों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और अभी ये समझिए किसी को भी नहीं आई कि जो रूस के सदर है उनका प्लान ए बी सी इस तरह चल रहा है। पहले उन्होंने ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए हमला किया, फिर टैंक, फिर प्लेन, फिर अब वो वहीं से मिसाइल समंदर से डाल रहा है इन लोगों के ऊपर, और जो बिल्डिंगें हैं हर चीज़ वो तबाह कर रहा है। अब किधर गई पूरी दुनिया? कहाँ गई यूरोपियन ममालिक? कहाँ गया अमेरिका? तबाही तो उन लोगों के मुल्क में आई। ये बात इसलिए मैंने आप लोगों को बताई कि जो ममालिक इस वक्त बचे हुए हैं जंग से, उन्हें भी आज भी होश के नाखन लेने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे करीब मुल्क है, हमारे तल्लुकात उसी के साथ बेहतर होंगे। ना तो उसने मुल्क चेंज कर लेना, कोई घर तो किराए का है नहीं कि वो तब्दील करके किसी दूसरे घर में चले जाएगा। यहीं पे सब ने रहना है और यहीं पे अमन चाहिए हमें। अमन के बगैर जो हालात आप देखते हैं वो सबके सामने। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी जो रात हमें इतला मिली है वो ये है कि हो सकता है जिस तरह कल आपके इल्म में है कि हेलीकॉप्टर जो रूस में गया उसने रूस के जो वहाँ पे तेल का जो भी ज़ख़ीरा था उसको उड़ा दिया। रूस में भी गाड़ियों की लाइन देखने में आई, वहाँ भी लोग डर गए। लेकिन दूसरी तरफ जो सदर है रूस के, उसके हक में लोग निकल आए
اور یہ نہیں کہ وہاں پہ نکل آئے، عرب ممالک میں، شام میں بھی اس کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ لوگ، ہو سکتا ہے امریکہ کی جو پالیسی ہے امریکہ کی اس سے تنگ آ چکی ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے والی چیز ہے۔ آج دنیا دو حصوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک طرف امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ یورپین ممالک، دوسری طرف روس ہے، روس کے ساتھ چائنا ہے، عرب ممالک ہے۔ تو حالات آپ دیکھیں تو یہ اتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب جس طرح 40 50 60 کلومیٹر اندر گیا ہیلی کاپٹر بیلگراڈ میں، وہاں پہ حملہ کیا گیا اور اڑا کے وہ واپس بھی آ گیا، تو یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ روس کا مکمل دھیان جو ہے وہ یوکرائن پہ ہے۔ اس کے بارڈر اتنے مضبوط نہیں، ہو سکتا ہے یہ چیک کیا گیا، ہو سکتا ہے کل کو کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ ایسے کیمیکل ہتھیار روس میں ڈال دے جسے بے شمار نقصان ہو۔ شرارت ہی کرنی ہے نا، اور پھر شرارت کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کا کام ہوگا، کل ہو سکتا ہے انہوں نے صرف چیک کیا کہ روس کہاں تک اپنا دفاعی سسٹم جو ہے اس کا مضبوط ہے، کہاں تک اس کو پتہ چلتا ہے۔ یوکرائن کا ایک ہیلی کاپٹر اتنا اندر گھس گیا اور پھر مار کے واپس بھی آ گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ سوچے تو۔ اور وہاں جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں پیٹرول ملنا کہ نہیں ملنا، پھر وہاں لمبی لائنیں لگیں۔ یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو حالات یوکرائن میں ہیں، اگر اس سے تھوڑے سے بھی خراب روس میں ہوئے، اس طرح کے اور 2 4 حملے 6 ہوئے، تو کیا روس خاموش رہے گا؟ کیا وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اور بربادی ہو؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بڑی پریشان کر رہی ہے، یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے یا پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دوبارہ میڈیا نے یہ خبریں اٹھائی کہ روس کے جو صدر ہے ان کو کینسر ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ تاریخ مجھے یاد رکھے۔ تو یہ نیوز جو ہے یوکرائن سے بھی چل رہی ہیں، اور بھی یورپین ممالک کے جو پیپر ہیں وہاں پہ بھی چل رہی ہیں۔ اب جو وہاں پہ بتایا گیا کہ جو روس کے صدر ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور ان کے ذہن میں ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں تو اور بھی کئیوں کو لے جاؤں۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرا خیال پھر بہتر ہے۔ اگر وہ یہ سچ ہے تو ایک بندہ جو خود مر رہا ہو اور وہ کہتا کہ میں تو جا رہا ہوں، خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی یہ ڈوبیں گے، تو وہ والا صاحب نہ ہو جائے۔ اب جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ روس نے مکمل ایٹمی تیاری کی ہوئی ہے، ایٹمی جنگ کی، اور وہ کس انتظار میں ہے، کس چکر میں ہے، ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر اگر آپ دونوں صدر، روس کے صدر اور امریکہ کے صدر کا جائزہ لیں تو روس کا صدر جو ہے وہ اپنی عوام میں زیادہ مقبول ہوا ہے، امریکہ کا صدر کیوں نہیں ہوا مقبول؟ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا حالات ہے، کس طرح ملک جا رہا ہے، کس طرح ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں لوگ تقریباً 80% لوگ جو روس کے ہیں وہ روس کے صدر کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، 20% خلاف بھی، مگر اکثریت دیکھنی ہوتی ہے کہ اکثریت کس طرح جا رہی ہے۔ کل چائنا کے ساتھ یورپین یونین کی جو صدر ہے اس کی بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی اسے، چائنا کو منع کیا کہ آپ کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے اس کی، نہ اسلحے کی نہ دوسری، ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ یورپ جو ہے وہ چائنا سے جتنے بھی تجارتی تعلقات ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے یورپ کا، اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں جو تھی وہ بازاروں میں جس طرح پرائس اوپر گئی ہر چیز کی، اس طرح اور مہنگی ہو جائے گی۔ امریکہ نے آئل وغیرہ جو اس کے پاس اسٹاک تھا اسے بارہ مارکیٹ میں ادھر یورپ کی طرف بھیجنے کا پروگرام بنایا، اور اب کتنی دیر یہ سلسلہ چلے گا
कोई पता नहीं 6 माह तक का प्लान अभी इनके पास है कि इस तरह चलेंगे। नाज़रीन, ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई हैं कि जितने भी ममालिक आज दुनिया में हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनके मसाइल हैं कि वो आज़ादी के साथ इसलिए भी नहीं जी सकते कि दूसरे मुल्क जो है वो ताकतवर है। ऐसे ही है जैसे समंदर में एक कमज़ोर मछली और एक ज़्यादा ताकतवर हो, तो ये जंगल में जिस तरह शेर बादशाह होता है, यही हालात दुनिया के भी चल रहे। ये बादशाह के चक्कर में बेशुमार बेगुनाह लोग मारे जा चुके, बेशुमार लोग मारे जा चुके हैं, बेशुमार जो है मजबूर हो चुके, और अभी कितने लोग मरेंगे इस जंग में उसका अंदाज़ा ना मुझे या ना आपको है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी जंग की बात होगी, उसके बाद कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। अच्छा, कल एक दोस्त अमेरिका से आए, मैंने उनसे पूछा कि कोई जंग के असरात वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, वहाँ तकरीबन $4 का एक गैलन जो पेट्रोल है वो मिल रहा है, और आप खुद वहाँ से हिसाब लगा लें कि यूरोप और दूसरे ममालिक में प्राइस कितनी ऊपर जा रही है। इसी तरह दूसरी चीज़ों में भी उन्होंने कहा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, मगर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वहाँ पे कोई लोग खौफ ज़्यादा नहीं है, कोई उनके दिल में इस तरह का खौफ नहीं है कि ये जंग जो अमेरिका तक या कनाडा तक पहुँचेगी। ये तो बाद में देखा जाएगा। मगर जब उन्होंने मैंने पूछा कि आप क्या देखते हैं यहाँ यूरोप के हालात, तो उन्होंने कहा ये तो बड़े तकलीफ दें। इसी पे बातचीत उनके साथ हुई। अब बात करने का मकसद ये था कि देखिए, अमेरिकन जंग तो उन्होंने शुरू करवा दी, और फिर देख लें हालात क्या बने दुनिया के। तो मैंने उनसे यही कहा कि अमेरिकन अवाम खुश रहनी चाहिए। शहर बहुत हैं जिनको आप देख ले, आज कोई जल रहा है, कल कोई जल रहा है। काश अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो दूसरे लोगों के मतलब भी इसी तरह ही सोचे जिस तरह अपनी अवाम के मतलब सोचते हैं। इसी तरह गौर करना चाहिए कि ये भी इंसान है। आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जिस तरह अमेरिका ने ये सोच कर कि मैं हर जगह हुकूमत करूँगा, हर जगह जो मैं कहूँगा उसी तरह दुनिया चलेगी, मगर क्या हालात हुए। क्या ये अमन के साथ भी दुनिया को साथ नहीं चला सकते थे? एक हुक्मरान को ख़त्म करने के लिए पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। एक हुक्मरान की जो दुश्मनी थी उसकी सज़ा पूरी कौम को दी गई। क्यों दी गई? कभी किसी ने पूछा इस सवाल? कभी इस बारे में किसी ने बात की? कभी यूएनओ ने इस बारे में बात की? कभी यूरोपियन ममालिक ने इस बारे में बात की? कभी दुनिया के दूसरे ममालिक ने इस पर बात की? तो ये आज आप देख रहे हैं दुनिया किस मुसीबत में पड़ी हुई है, और किसी को कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। कोई उठ के अपनी ख्वाब हमें बेचता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पूरी दुनिया का जो अमन और सुकून इस वक्त तबाह। क्या अमन के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? अभी मुझे इतला मिली कि यूक्रेन ने रूस का टैंकर हेलीकॉप्टर गिरा दिया, प्लेन गिरा दिया, और इस तरह जो रूस है वो भी बड़े बड़े शहरों को तबाह कर रहा है। क्या ये तबाही इंसानों के मुकद्दर में ऐसी लिखी हुई है? दूसरी तरफ अगर आप गौर करें, जायज़ा लें, तो जब से दुनिया बनी इसी तरह ये जंगें चल रही है। पहले तरीका वारदात और होता था, अब तरीका कार और है। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की वैसे वैसे उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी की। क्या ये तरक्की की? तरक्की का तो मतलब ये होना चाहिए था कि इंसान तरक्की के साथ साथ अपने आप को पुरसुकून और आसान ज़िंदगी समझ, मगर आपको हर तरफ मुश्किलात नज़र आती। आज आप देख लें, 2 साल पहले कोरोना शुरू हुआ, लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मेरी इस बारे में जब
पब्लिक से बात हुई, लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा किसी ने कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी में, ना मुसलमानों में पड़ा, ना ईसाइयों में पड़ा, ना इंसानों में पड़ा, ना हिंदुओं में पड़ा, किसी में भी नहीं पड़ा। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो फिर पहले हल्के अज़ाब भेजे जाते हैं, फिर दूसरे और तेज़ आपके इल्म में है कि यूक्रेन जंग की वजह से कितना डिस्टर्ब हुआ है सिस्टम पूरा, कितने परेशान हैं लोग। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि शायद किसी को हमारी आवाज़ पहुँचे, शायद किसी के ज़हन में ये बात आ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद एक रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे, बड़ी अहम है, वो आपने सुननी है। हालात ये हैं जो हमारे पास इतलात है कि अगर इमरान खान देखता है कि वहाँ पे बाजी हार रहा है तो नए इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। हम कहते तो हैं कि हम अमेरिका के बगैर ज़िंदा रह लेंगे, हम यूरोप के बगैर ज़िंदा रह लेंगे। कैसे ज़िंदा रह लेंगे? अगर आप गौर करें, यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिका हो, उसकी इमदाद के साथ हम चलते हैं। हम जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो दयानतदार नहीं है, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं ये कर्जा जो है हमारी कौम पे आ रहा है, ये उतारना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, इमरान खान कह रहा था आने वाली नस्लें इन्हें माफ़ नहीं करेंगी। और कौन सी नस्लें माफ़ नहीं करेंगी? इन्हीं की नस्लें हैं। इन नस्लों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये कल को कोई पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे? ये बातें कहने की हैं कि जनाब तारीख ने याद, क्या तारीख करेगी? पिछले 70 साल से आप तारीख ही लिख ले हैं, क्या उसने किया? कुछ सबक आप लोगों ने हासिल किया? ये बातें हम बड़े बड़े अरसे से सुन रहे हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन ने इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो कौन सा गद्दार आज तक आपने पकड़ा? भी मुझे बताओ, किसको सजा दी? कितने गद्दार हैं यहाँ पे? आपकी सियासी पार्टियों में गद्दार हैं। कितनों को गिरफ्तार किया गया आज तक? कितनों पे मुकदमात चले? एक मिसाल सामने लेके आओ मेरे। नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप खाली पुलाव पकाते हैं, ज़बानी रोज़ाना सजाएं देते हैं, रोज़ाना आप कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, और ये चीज़ें जो है ये ज़बानी बताने से कुछ नहीं होती। अगर आप मसाले देते हैं चाइना की, अगर आप मसाले देते हैं ईरान की, आप दूसरे ममालिक की, तो वहाँ पे सजाएं दी जाती। चाइना की बातें तो करते हैं आप, वहाँ आपके इल्म में है कि अदालत के बाहर ही उन्होंने जगह बनाई जहाँ गोली मार के ख़त्म कर देते, जो बंदे भी चोर चक्के हों, सियासतदान हों। कितने लोगों को उन्होंने गोली मारी? आप मार सकते किसी को गोली? आप बातें कर सकते साहब, क्योंकि आपके इल्म में है कि कोई लीडर आपका इस काबिल नहीं है, ना तो वो ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ बात कर सकता है, उनसे लेके खाते हैं, जिससे लेके खाएं उसके ख़िलाफ़ बात तो नहीं कर सकते। खुददारी नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। और जो आपको मैंने कल बताया था कि जितने लोग हैं इनमें से 80%, 90% अरसा दराज से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलते हैं। या पाकिस्तान की नहीं बदलते, अपनी औलाद की बदलते, अपने बच्चों की बदलते, अपने रिश्तेदारों की बदलते। इनको क्या दिलचस्पी कि पाकिस्तानी इमाम का सोचे? शहबाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी है? मौलाना फजल रहमान की बात कर, उसको क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के लोगों को के बारे में वो सोचे? अपने पेट से उनको फुर्सत मिले तो किसी के बारे में सोचे। वो तो ऐसे ही चल रहा है जैसे अपने अपने एरिया में, जैसे पहले ज़माने में बादशाह होती थी, वो अपने अपने एरिया में बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, नौकर चाकर आगे पीछे। इन लोगों ने तो कभी जूता भी नहीं खुद पहना होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आज एक मौलवी साहब कह रहे थे जी इसने इस्लाम की 4 सीटें लेके क्या खिदमत करे? वो इस्लाम की सीटें लेके थोड़ा खिदमत की जाती। पहले इस्लाम खुद तो वो समझे। जो बंदा खुद झूठ बोलता है, फरेब, धोखा, सब कुछ उसके अंदर है, वो कौन से इस्लाम हमें बताता है? झूठी ख्वाबें सुनाता आके लोगों को, वो कौन सा इस्लाम आपको लेके आए बताएगा कि ये इस्लाम? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जो पहली दफ़ा नहीं बने। ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब नई नस्ल की बातें करते हैं, नई नस्ल इनके साथ ही है ना, तो
क्या तब्दीली लाए जी नई नस्ल को? जब आपको वजीर आजम बनना था उस वक्त तो आप नई नस्ल को भूल गए। उस वक्त तो आपको वही पुराने बुढ़े जो कई सालों से गवर्नमेंट में थे वही याद आ गए, राजा रियाज जैसे दूसरे जो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राजा रियाज का मैंने इसलिए नाम ले लिया कि इसके साथ ही अमेरिकन जो लोग हैं वो मिल रहे हैं। इसकी औकात देखे, पहले इन लोगों की औकात देखे, इनकी हैसियत देखे जिनके साथ अमेरिकन आके मिलते। आपके इल्म में होगा कि एहसास कमतरी में मुब्तला एक कौम कैसे तरक्की कर सकती, कैसे वो लोगों को बता सकती है कि हम इज्जत से जीना चाहते हैं। नहीं बता सकती, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। आप गौर करें इर्द गिर्द आपने किस किस को आप ठीक करेंगे। जो खुद ना होना चाहे ठीक, आप कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। रही बात ये, उनके लिए दुआ करें। दुआ के साथ तब्दीली के लिए अपने आप को भी बदलना होता है। आप बैठे रहे घर में और कहें दुआ करें कोई मेरे लिए ऐसा कोई कारोबार निकल है, नहीं निकलता, साथ कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह मुल्क की हालत बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बताया कि नई नस्ल जिसकी उम्मीदें लेके, जिसको जनाब कौम माफ़ नहीं करेगी, वो कौम की हैसियत ही नहीं है। कौम इस काबिल ही नहीं आप लोगों ने छोड़ी हुई कि वो किसी को माफ़ करे या उसकी माफ़ी की कोई हैसियत हो दुनिया में या अपने मुल्क में हो। एक रिपोर्ट है, अभी वो आपको सुनाता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। अमेरिका ने कहा जी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये सुनते एक रिपोर्ट, फैसला आप करेंगे। नाजरीन, आपको ये खूबसूरत सुने और जरा। मासूम सी औरत नजर आ रही होगी। ये जितनी मासूम नजर आती है इससे कहीं ज्यादा चालाक है। ये इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी नाजिमुल उमूर है। इस एक औरत ने पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद का जाल बुना है और यहाँ पे सारे प्लान इसी के जरिए आगे पहुँचे हैं। एक औरत पूरी ओपोजिशन को उंगलियों पर नचाकर पाकिस्तान के हालात को खराबी की तरफ ले गई। इस औरत ने ओपोजिशन के रहनुमाओं, मुनहरिफ अराकीन और मीडिया के लोगों से लगातार मुलाकातें की और इन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स दी और इस साजिश को कामयाब करवाया। वैसे तो इसने पिछले साल 14 अक्टूबर से मरियम नवाज और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात का आगाज किया था, लेकिन पिछले एक महीने से इसने जो मुलाकातें की हैं वो मुशर्रबा हैं। नून लीग की मरियम, हमजा, राना तनवीर, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ इनसे मिल चुके हैं। MKM के खालिद सदीकी, नसरीन जलील और किश्वर जहरा से मुलाकात की। PTI के राजा रियाज, नूर आलम, अहमद जवाद, अलीम खान भी इसके दाम में आए। पीपल्स पार्टी के बिलावल, डॉक्टर आसिम, शिरी रहमान, मखदूम अहमद, मुराद अली शाह, सलीम मांडवी वाला, नवीद कमर ने अमरीकी सफीर से मुलाकातें की। साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान इस वक्त काउंटर करने के मूड में है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि रियासत पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदे को तलब करके इससे जवाब तलबी कि तुम किस बुनियाद पे ओपोजिशन अरकान और मुनहरिफ अराकीन से लगातार राब्ते करते रहो, तुम्हारा क्या प्लान है। यही नहीं बल्कि कुछ सबूतों की बुनियाद पे इसे कहा गया कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत में मुलविस है। ये बाकी किसी भी मुल्क के लिहाज से जायज पार्टी कार्रवाई है, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान ने ऐसा दलेराना कदम उठाया है। असल बात यह है कि इस पे अमेरिका पार्टी महाज पे पसपा हो रहा है और प्रेशराइज हो चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका को मीडिया पे आकर वजाहतें देना पड़ी। इस पे कुछ बुग्जियों को मौका मिल गया है कि वो इमरान खान को अपने घर का विजिट करवा सके। ये समझते हैं कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट इतराफ करेगा कि हमने पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीली के लिए धमकी दी है। क्योंकि अमेरिका ने इनकार किया है, लिहाजा खान काजिब है, इसकी अकल पे मातमी किया जा सकता है। इस बात में तो अब कोई शक नहीं रहा कि अमरीकी नाजिमुल उमूर की ओपोजिशन लीडरान से हालिया मुलाकातों के बाद तहरीके अदम एतमाद और इमरान खान हटाओ मुहिम में तेजी आई। रूस के दौरे ने अमेरिका को तत्ते तवे पे बिठा दिया और इन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश करके बड़ी गलती कर दी है। इस सूरत हाल में इमरान खान ने दौरा करके पाकिस्तान को महफूज बनाया है। अमेरिका ने गुस्से में जो किया है इसका रिएक्शन उल्टा ही आएगा। ओपोजिशन ने अपनी तमाम तरबाजी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक पर लगा रखी है। आइए जायजा लें कि क्या ये बाजी दुरुस्त खेली गई या एक मरतबा फिर ओपोजिशन के साथ हाथ होने जा रहा है। जिस वक्त अमेरिका सोवियत यूनियन के टुकड़े कर रहा था उस वक्त मौजूदा रूसी सदर प्यूटन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के GB का मुलाजिम था। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के टूटे होने पर इसने अपने कुलीग्स के सामने कसम खाई थी कि वो इसका इंतकाम लेकर रहेगा और रूस को एक मरतबा फिर दुनिया के नक्शे पर ताकतवर मुल्क बनाएगा। 1999 में वो इख्तिदार की मंजिल पर रवा हुआ और पहले वजीर आजम और फिर सदर बना। सबसे पहले इसने अपनी माशत पर तवज्जो दी और रूस को दुनिया की तेज तरीन तरक्की करती हुई इकोनॉमीज में ला खड़ा किया। इसके साथ साथ दिफा पर खसूसी तवज्जो दी और अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया। इसके बाद प्यूटन ने एक एक करके खित्ते के अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू किए।
इंडिया चीन जैसे दो मुतहारी ममालिक को अपना करीब तरीन दोस्त बना लिया। इसके बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाना शुरू किए और अब वो अहम इत्तेहादी बन चुके हैं। यूक्रेन के साथ जंग वैसे तो प्यूटन की स्ट्रेटेजिक तरजीहात में शामिल रही है और वजाहत इसकी वजह यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोकना था, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद भी था और वो था अमेरिका को एक्सपोज करना। अमेरिका का ख्याल था कि इसकी धमकियों से डरकर प्यूटन ये जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन प्यूटन ने ये जंग शुरू कर दी। फिर अमेरिका का ख्याल था कि इक्तिसादी पाबंदियों से डरकर प्यूटन बाज आ जाएगा, लेकिन प्यूटन के पास $650 बिलियन के ज़र मुबादला की मौजूदगी की वजह से इस पे कोई खास असर न हो सका। फिर अमेरिका का ख्याल था कि यूरोपीय ममालिक रूस से तेल और गैस की तरसील बंद कर देंगे, लेकिन प्यूटन जानता था कि यूरोपीय ममालिक मौजूदा बर्फ के तूफान में गैस की खरीद बंद करने का सोच भी नहीं सकेंगे। याद रहे कि रूस हर साल इन यूरोपीय ममालिक को $30 अरब से जायद की एनर्जी फरोख्त करता है। जब ये सब कुछ हो गया और अमेरिका के पास सिवाय हजीमत के और कुछ हाथ न आया, तो तंग आकर बाइडन ने पिछले हफ्ते रूस से गैस की खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और इस वक्त वहाँ महंगाई गुज़श्ता 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसके साथ साथ प्यूटन ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका खुफिया बायो लैब्स भी पकड़ ली हैं और अमेरिका ने भी इतराफ कर लिया है कि वो कई बरसों से वहाँ बायो लैब्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। इस खबर के बाद चीन ने मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका दुनिया को बताए कि कहाँ कहाँ इसने केमिकल और बायो हथियार बनाने के कारखाने लगा रखे हैं। अमरीकी सदर ने चंद रोज कबल सऊदी बादशाह से टेलीफोन पर बात करना चाहिए, लेकिन सऊदियों ने अमरीकी सदर की कॉल सुनना तक गवारा न की। हालत ये हो चुकी है कि अमरीकी नायब सदर कमला हारिस का हाल या यूरोपीय ममालिक का दौरा अमेरिका के लिए मजीद शर्मिंदगियों का बायस बन गया है। इस पर मुतजाद ये कि रूस ने नेटो मुल्क पोलैंड की सरहद से सिर्फ 12 मील दूर मिसाइल फायर करके बता दिया है कि वो नेटो से डरने वाला नहीं। अमेरिका ने रूस पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी, लेकिन 4 माह कबल रूस ने चीन से तजारती मुआहिदा किया था, जिसके मुताबिक रूसी बंदरगाह से चीन के बहरी जहाज माल उठाएंगे और अगर किसी ने समुद्री रास्ते पर चीन के बहरी जहाजों पर हमले किए तो वो चीन पर हमला तस्वुर होंगे। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान ने रूस का दौरा करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था, क्योंकि इमरान खान को अमेरिका की बढ़ती हुई कमजोर हैसियत नजर आ रही थी और मौजूदा रूसी ब्लॉक यानी रूस, चीन, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ जाने में पाकिस्तान की बेहतरी नजर आ रही थी। इस सारी सूरत हाल के बाद अगर किसी को लगता है कि वो आज भी 90 की दहाई में जी रहा है और अमरीकी सफीर के फोन करने पर इस्लामाबाद की हुकूमतें गिरा सकता है, तो वो सिर्फ खुशफहमी का ही शिकार है। हालात बदल चुके हैं। अल्लाह तो इमरान खान के साथ पहले ही था, अब चीन और रूस भी इसके साथ खड़े हैं। ओपोजिशन के साथ वही कुछ होने जा रहा है जो बुश के साथ इराक में और नवाशी के साथ जामिया नईमिया में हुआ। इस सारी साजिश का एक फायदा ये भी हुआ है कि हक वाज़ेह हो गया है। हमें 20 साल बताया जाता रहा कि मियां साहब ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम जो मर्जी कर लो, एटमी धमाका जरूर करूंगा। फिर जब अमेरिका के सामने खड़े होने का वक्त आया तो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़े जा रहे थे कि अमेरिका हमारा माई बाप है, इससे पंगा मत लें। यूं तो कारगिल वार के बाद ये झूठ इस कदर मजी का खेज हो गया था कि खुद पटवारी भी इस पे एतबार नहीं करते थे, लेकिन चंद दानश्वरों ने कुछ जवानों को कंफ्यूज जरूर किया था। इसी तरह हमारी मजहबी जमातें पिछले 40-50 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपनी सियासत चमका रही थी। अमरीकी परचम जलाए जाते थे, यहूदी एजेंट के फतवे थोक के हिसाब से बिकते थे, लेकिन आज जब एक मर्द कलंदर इसी अमेरिका के सामने खड़ा हुआ तो ये फजलू मजलू मीडिया पे जो बाइडन की जमहूरियत पसंदी की तारीफें करते नजर आए और इसी शख्स को उतारने के लिए रात जी ना, ये रिपोर्ट आपने सुनी। असल मकसद ये था कि देखें, हम किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहते, पाकिस्तान ना अमेरिका से चाहते हैं ना हिंदुस्तान से चाहते हैं, मगर असूल की बात तो करनी चाहिए। मुझे कई लोगों ने लिखा जी आप इमरान खान के हक़ में बोलते हैं। मैं ना इमरान खान के हक़ में हूँ, ना मैं नवाज शरीफ के, ना जरदारी के। मैं बात करता हूँ कि हमारे जो मुल्क के सियासी, जिनको आप कहते हैं कि ये हमारी तकदीर बदल देंगे, सियासी रहनुमा, उनकी हालत पे मैं प्रोग्राम करता हूँ। उनके मतलब जो हकीकत है वो आप लोगों को बताता हूँ। इमरान खान ने जिस तरह बयान दिया कि मैं अपने घर चला जाऊँगा और फिर ये भी कहा कि मैं अपना खाता पीता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्या इनमें से कोई और लीडर है जिसने आज तक ये बयान दिया कि ये दौलत हमारी है? कभी इन्होंने अदालतों में रसीदें दिखाई जाके, कभी इन्होंने बताया कि ये दौलत कहाँ से आई, कभी इन लोगों ने बताया कि जो पैसे ये दूसरे और गरीब लोगों के अकाउंटों में डालते रहे अरबों रुपये, वो कहाँ से आए? ये चीज़ें सोचने वाली होती। और मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कौम का पैसा खाया हो, कोई इस तरह के लाद, कोई रिश्तेदार जो ऊपर थोड़े बहुत था तो हमारे मुल्क में ज़ाहिर है उस माशरे में हम रहते हैं, चलता है। मगर जिस आज़ादी के साथ इन लोगों ने इदारों को ख़रीदा, अदालतों को ख़रीदा, इस तरह के हालात ये 3-4 साल में बहरहाल नहीं हुए।
آج کے لیے اتنا ہی بہت، ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔